heading gravitation, the most important part of the physics. And already all of you are well aware about the gravitation. You are not reading this chapter first time because you already studied in your 9th class. Yes or no? Yes, sir. So को बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? क्यों हम ग्रेविटेशन का फिजिक्स से क्या रिलेशन है, क्या सिर्फ फिजिक्स से रिलेशन है, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन? एनीवन कैन टेल मी द डिफाइन द व्हाट इज ग्रेविटी और व्हाट इज ग्रेविटेशन? एनीवन? Sir, it is a natural force that act on a body. Yes, the natural force exerted on any object by the earth is known as gravitation. लेकिन ये ग्रेविटेशन के बारे में पता कैसे चला? कोई भी ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बार गैलीलियो वो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, और इनका बहुत अपोज हुआ था क्योंकि उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था। तो इन्होंने कहा कि मैं कोई भी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसके पीछे अर्थ का फोर्स है, ठीक है? अब आप सबको पता है कि न्यूटन ने ये बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हो। बोले सर ये तो न्यूटन ने बताया था, इसमें गैलीलियो बीच में कैसे आ गया? लेकिन फर्स्ट टाइम, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो गैलीलियो वाज दैट फिजिसिस्ट who gives information that anything will drop, then it will come down just only because of the force of attraction by the earth. लेकिन वो फोर्स कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला किसने दिया? न्यूटन। इसलिए क्रेडिट किसको मिला? न्यूटन। बट नॉट ओनली गैलीलियो, इस गैलीलियो के साथ साथ और भी दूसरे अदर फिलोसोफर्स भी इनके जुड़े हुए हैं, जो इसका हिस्ट्री वाला पोर्शन है। अगर आप इसकी हिस्ट्री को कनेक्ट करोगे तो कई सारे इनके अंदर बीच में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, और इनमें से कई फिजिसिस्ट को जिस टाइम, क्योंकि गैलीलियो ये एक जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो इनको अगेंस्ट द गॉड माना गया था, क्योंकि पहले के लोग क्या सोचते थे, जो पहले दिस इज द ये फिनोमिना 400 ईयर एगो की है, 400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और उस समय अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ऐसा माना जाता था जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड। ये कौन कर रहा है? गॉड। जिसे आज हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं, तो उस समय वो नेचुरल फिनोमिना को किससे जोड़ते थे? गॉड। जैसे बारिश का होना क्या माना जाता था? कि गॉड करवा रहा है ना। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में लिखा है कि रेन के पीछे इंद्र रिस्पॉन्सिबल है। बट आज जब हम साइंस पढ़ लेते हैं हमें पता है कि रेन जो हो रही है वो एक वाटर साइकिल की वजह से हो रही है। कि समर आएगा, बहुत सारी जितनी ज़्यादा समर होगा वाटर इवेपोरेट होगा, क्लाउड्स बनेंगे, फिर वो क्लाउड्स कंडेंस होंगे और रेन बनकर आएंगे, फिर वही वाटर। ये एक वाटर साइकिल, मतलब इसमें कहीं से कहीं तक गॉड का कोई रोल है ही नहीं। किसी भी नेचुरल पावर की आवश्यकता नहीं है रेन के पीछे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन लोगों को बहुत अपोज करना पड़ा, इन्हें इनकी कास्ट से बाहर निकाल दिया गया, गैलीलियो को अपनी स्टेट तक छोड़ना पड़ी। ऐसे और भी हैं जिन्हें बहुत, और इन्हें अगेंस्ट द क्राइस्ट, इन्हें ऐसा माना गया कि ये वो लोग हैं जो जीसस को नहीं मानते। इसीलिए आप देखिए तो क्रिश्चियन में दो तरह के लोग होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानने वाले, उनको अपोज करने वाले दो होते हैं। तो व्हाट आई डू, ठीक है, हमें उसी को मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ देखना है कि गैलीलियो ने इसको स्टार्ट किया और कहा कि सारे जो हो रहे हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमने यूज किया है वो है फोर्स। क्या है? एक टाइप का फोर्स है, जो फोर्स उसे खींच रहा है। लेकिन वो फोर्स कितना है, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट फोर्स? किसी अर्थ पे अभी देखो, जैसे ये मार्कर है, हम मार्कर जा रहे हैं, मैंने मार्कर को खींचा तो ये वाला जो फोर्स निकालना है, समझ में, whenever an object is moving or running, समझ में, और we have to push on the surface of earth, तो वहाँ जो फोर्स निकाला जाता है उसके लिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो एनएलएम में, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे पढ़ते हो कि नहीं? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यही फॉर्मूला
किसी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट, तब उसके फॉर्मूले में ये वाला फोर्स नहीं है, मतलब हम इस फोर्स को अप्लाई नहीं करते। ऑलराइट, वेरी गुड। सो इवन गैलीलियो एक स्टेटमेंट देकर गए थे, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। There is given a statement, और इस स्टेटमेंट को मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। बोल में whenever any objects fall, बोल में a freely falling object, any type of freely falling object fall with a constant acceleration, fall with constant acceleration। अब आप में से कोई बता सकता है कि what is the meaning of constant acceleration? With examples, आपको एक वैल्यू का मैग्नीट्यूड का एग्जांपल लेकर बता सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैं उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकता हूँ। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जो मैं स्पीडोमीटर ले लेते हैं। भाई मैं यहाँ से हनीफा स्कूल से निकल रहा हूँ घूमने, और स्पीडोमीटर में अभी जो मेरी स्पीड दिखा रहा है वो दिखा रहा है, वो अभी मीटर में लेके चलता हूँ, किलोमीटर में, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एक्सप्लेन करना शुरू करो कि क्या आप यहाँ से बता सकते हो कि एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। 10 सेकंड बाद भी मेरी स्पीड 20 मीटर है, 20 सेकंड बाद भी 20 मीटर, 30 सेकंड बाद भी, 50 सेकंड बाद भी। इसका मतलब क्या है? सर टाइम के there is no change in velocity? Yes. there is no change in velocity। मतलब यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। प्रूव कर सकते हैं इसको? कैसे प्रूव करोगे? a equal to b minus v by t। इनिशियल भी 20, फाइनल भी 20, 20 minus 20 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, बट थोड़ी देर बाद मेरी स्पीड हो जाती है 10 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, फिर 10 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड, फिर 10 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड, फिर 10 सेकंड के बाद 60 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या? सर एक फिक्स इंटरवल के बाद भी हर 10 सेकंड के बाद स्पीड 10 मीटर से बढ़ रही है। दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिग्री। कैसे? अगर मैं यहाँ से यहाँ a निकालूं तो कितना आएगा? 40 minus 30 10, टाइम सेम ही है। देन अगेन 50 minus 40 10, 60 minus 50 10। तो ऑल टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। तो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है तो वहां उसकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के माइंड में क्या हो जाता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस स्पीड नहीं बढ़ रही। स्पीड तो बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट गैलीलियो ने दिया। हमें तो देखना है कि वो फोर्स कौन सा लगने वाला है। और स्ट्रेट लाइन में आपने ऑलरेडी इस तरह के प्रॉब्लम्स किए हैं कि हम इस a को रिप्लेस कर देते हैं g से। यस और नो? यस सर। बोल में फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बोल में अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा है या ऊपर फेंकते हैं तो वहां हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये स्मॉल g का यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास एक कैपिटल G भी आता है। ये कैपिटल G क्या है इसके बारे में जानना है। ये यहाँ से शुरू करेंगे। डालो हेडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन के अंदर आप सबने हेडिंग डाल रखी है। हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Gravitational law of gravitational force of attraction। Law of gravitational force of attraction।
सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction between two any bodies, the force of attraction between two any bodies is directly proportional to product of their masses, directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to distance of square between them. Inversely proportional to square of distance between them. फुल स्टॉप लगाओ। अभी संतोष है यहाँ पे, ये न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया, उसने कहा कि कोई भी तो ऑब्जेक्ट हो जिनमें मास है, जैसे मैं और आप सब मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं। एवरी टू ऑब्जेक्ट्स, जिन समय इवन दिस मार्कर इज अट्रैक्टिंग मी, अच्छा श्योर सर, वो कैसे? हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूं। इट्स ए यूनिवर्सल, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पे हो। आप यहाँ बैठे हो मुझ में और आप सोच रहे हो कि भैया बराक ओबामा था, बराक ओबामा को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, हमें नहीं पता वो हमें कर रहा है, हम उसको करें नहीं। कोई भी हो, वॉट एवर द डिस्टेंस बिटवीन देम वी आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, क्या होगा? मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, बट फोर्स तो लग रहा है वो फोर्स। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है मुझ में, let the mass m1 or two object and m2 and the distance between them is, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए d है। सो न्यूटन का लॉ कहता है कि F is directly proportional to m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इन दोनों के मास का मल्टीप्लाई किया आपने पढ़ा है, एंड F is inversely proportional to square of distance between them। तो हम इसको d की जगह r लिखते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों इक्वेशन को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A is proportional to m1 m2 upon r by r square। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट F इक्वल टू G m1 m2 by r square। यहाँ G क्या है? Here G is universal gravitational constant। universal gravitational constant। Don't consider it a small g। ऐसा नहीं कि मैंने गलती से कैपिटल G लिख दिया, इट्स अ कैपिटल G और स्मॉल g दोनों डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब ये g को कैसे डिफाइन करें और इसके आगे यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगाया है? क्योंकि इस g की जो वैल्यू होती है, अच्छा यहां से कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ g? कैपिटल G की यूनिट क्या होगी? 30 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए, जिसको पता है जस्ट रेज द हैंड, ओनली 30 सेकंड्स। What will be the unit of capital G? चिल्लाना नहीं है, just raise the hand अगर आपको हो जाए तो। यूनिट G की यूनिट, what will be the unit of capital G? इस कांस्टेंट G की यूनिट क्या है? यूनिट कैसे निकालते हैं? ओनली एक स्टूडेंट। Find it fast. Time is over. Yes, Ravish. So Newton meter square upon kg square। Newton meter square वन यानी पर किलोग्राम स्क्वायर। बट यूनिट कैसे निकालते हैं? अगर जिनको नहीं आता तो सीख लो, यही लेवल का बेस फाउंडेशन है, आने के 9 10 में आ जाना चाहिए। जिसका यूनिट निकालना है, आप जी का फॉर्मूला बना लोगे, साइड में देखो, ये लिखना नहीं, समझने की कोशिश करो। G इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू, आपको फोर्स की यूनिट पता होना चाहिए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर
मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो केजी एमकेएस सिस्टम में क्या होती है? केजी। तो यूनिट क्या बन गई? एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यस और नो? ये क्या हो गया? यूनिट हो गई किसकी? यूनिट ऑफ जी। लेकिन जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये मुझे अरे समझ में। तो लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ जो क्वेश्चन है, जो नीट में और आईआईटी में पहले होता था, हालांकि अभी भी कभी कभी रैंडम आ जाता है और अब बोर्ड में आ जाता है मुझे एग्जाम में, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। और आपने यूनिट एंड डायमेंशन में सीखा होगा, और प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो आपको इसकी डायमेंशन पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फाइंड आउट। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता ही है। लेकिन अगर कोई बोले कि व्हाट इज जी, अगर जी को डिफाइन करना है तो कैसे करें, और इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो पहले इसको लिखते हैं मुझे कि यहां से यहां तक आप इसको लिख लीजिए, है ना। लेट देयर बी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास, कैसे स्टार्ट करोगे? लेट देयर बी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2। लेट देयर बी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2 and r is the distance between them, and r is the distance between them. Let m1 and 2 are two object, ठीक है, ये उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास है। ओके, उसके बाद ये पूरा लिख लो और ये यूनिट भी लिख लो, डायमेंशन। Now, after the finishing of Newton's law of gravitational force of attraction, उनमें write out the questions based on this, है ना, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, लिख लो क्वेश्चन पहले। What is universal gravitational constant? अब इतना पूरा लिखने के बजाय आप व्हाट इज कैपिटल जी ऐसा लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कैपिटल जी, यानी व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखो, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको निकाल कर रखना है, ये होमवर्क में है। देन थर्ड क्वेश्चन लिखो, write down the characteristics of, write down the characteristics of universal gravitational constant, characteristics of universal gravitational constant capital G। Then next we go, which instrument is used, which instrument was used, ऐसा लिखो, which instrument was used to determine the magnitude of, to determine the magnitude of gravitational constant capital G, universal gravitational constant। Agreed? Yes. Then next question देखो, prove that small g equal to gm upon r square, prove that small g equal to g upon r square। लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, write down the difference between, write down the difference between g and g, मतलब कैपिटल G and स्मॉल g। write down the difference between
तो ये लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन किलोग्राम ऑफ स्टोन, 1 kilogram of stone and 1 gram of paper, 1 kilogram of stone and 1 gram of paper, comma, both the objects allowed to freely fall from a tower of height 100 meter, then which object will come first on the surface of earth? Then which object will come first on the surface of earth? दो ऑब्जेक्ट है, एक किलोग्राम का स्टोन और 1 ग्राम का पेपर, दोनों को फेंक रहे हैं। Give proper explanation for your answer. Try to give proper explanation for your answer. कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 7। तो हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, है ना? और इसके साथ अपना एक टॉपिक भी चलता जाएगा ना, ये क्वेश्चन पैटर्न है, उस क्वेश्चन पैटर्न से इनको वन बाय वन करके स्टडी करते चलेंगे तो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैपिटल जी को डिफाइन कैसे किया जाता है? अगर आपको इस जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करने को है तो देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 हो जाए, उनके बीच की डिस्टेंस अगर यूनिट हो, when a unit mass of object is kept at a unit distance, then F equal to G, जो वैल्यू फोर्स की होगी वही G की होगी ना, that is known as कैपिटल G। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल G की डेफिनेशन लिखो। when a unit mass of object, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, when a unit mass of object are kept at a distance of when a unit mass of object are kept at a unit distance, when a unit mass of object are kept at a unit distance from each other, then universal gravitational constant will be equal to force of attraction between them, getting my point? यूनिट ऑब्जेक्ट मतलब क्या? m1 equal to m2 equal to 1, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? 1। यूनिट डिस्टेंस मींस r equal to 1 कंसीडर करते हैं। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो f equal to क्या आ जाएगा? g। ठीक है, तो ये हमारे डेफिनेशन का आंसर होगा 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो? यस सर। है नहीं? कितनों को आता डायमेंशन फार्मूला निकालना? तो कौन बनाएगा? बस इतने स्टूडेंट्स को, पीछे जो बैठे हैं उनको डायमेंशन फार्मूला नहीं आता। क्यों भाई? अगर आपने मैकेनिक्स ऑलमोस्ट पढ़ लिया, डायमेंशन फार्मूला तो कब से 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद भी बताओ इधर मुझे डायमेंशन फार्मूला क्यों नहीं आता? क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? फिजिक्स का एक पार्ट खत्म होने में तुमको डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता? डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा या नहीं पढ़ा है? कब पढ़ा दिया था डायमेंशनल फार्मूला? फादर सर थे ना, तो उन्होंने पढ़ा दिया था जूम पर, और पूरा डिटेल में विद एरर एंड ऑल सब पढ़ा दिया था। अब
अप्रैल मई जून के टाइम पे ही डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा डिटेल में हो गया था। जी अब सीखो, देखो अगर नहीं आता तो दिक्कत है। यहाँ से हम बिल्कुल बेसिक से एक बार, जिन लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं पढ़े वो इस रिवीजन सेक्शन को देख ले तो भी काम है। डायमेंशनल फॉर्मूला इज दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला in which the unit of any physical quantity is expressed in terms of mLT। बोलिए क्या बोलते हैं इसकी डेफिनेशन मतलब नहीं समझना है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को mLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। किसके फॉर्म में? m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। अभी एग्जांपल देखो, वाली हमें करना है किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नहीं बोलो भाई, उनको जिनको नहीं आता उनको बोलने दो। बोलो देवी, वेलोसिटी का फॉर्मूला। डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्यों नहीं होता? अरे उसे बोलो तुम, बताओ स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? आज क्लास में लेता तो पता ही नहीं चलता कि तुमको फिजिक्स का पी भी नहीं आता। क्यों लिया है साइंस? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 9th क्लास। If at this stage you are not able to find the dimensional formula, if you don't know the difference between speed and velocity, then no need to continue the science. बताओ what is the difference between speed and velocity? Speed is a scalar quantity and velocity is a vector। एक डिफरेंस हो। और फॉर्मूला स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गुड, बोलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सर मतलब सर डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट का मतलब पूरा। वेरी देखो पढ़ रहा भाई, सिर्फ यहाँ आकर बैठकर अटेंड करने से नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का और डायमेंशन फॉर्मूला का टेस्ट रहेगा, प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अभी इसको यहाँ पे फोकस करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? देखिए लेंथ है, लेंथ को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर में। तो जब इसकी यूनिट बनाना है तो यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अरे तो देखो यूनिट से जो उसका यूनिट होता है ना, उसी से डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है। जहां मीटर रखा है उसकी जगह क्या लिख दो? L, और सेकंड की जगह क्या लिख दो? T। तो T की पावर 1 है, जब किसी का कुछ नहीं होता है तो उसकी पावर 1 होती है। तो ये ऊपर चला गया तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? LT माइनस 1। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इधर पीछे वाली बताओ में पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, प्लेन पढ़ लिया, और सबसे खतरनाक तुमने पुलिस के क्वेश्चन जो सबसे टिपिकल जेई लेवल पे आते हैं वो कर लिए। और एक्सेलरेशन उसमें तो किसी ऑब्जेक्ट को लटकाते हैं स्टोन से, और कैसे कर लिए फिर? एक्सेलरेशन का कोई भी टीचर आके बोलेगा तुमने क्या पढ़ा है? बोलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो इधर अब वेलोसिटी की डायमेंशन हमको पता है, लेकिन अगर मुझे एक्सेलरेशन का निकालना है तो देखो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड, एक्सेलरेशन टाइम की यूनिट होती है अगेन सेकंड। तो
यहाँ से एक्सप्रेशन की यूनिट क्या बनेगी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इतना तो समझ में आएगा। अब ये सॉल्व करना आता है कि नहीं, मीटर बाय सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अभी क्या सिखाया मैंने कि मीटर की जगह क्या रखो एल, सेकंड की जगह क्या रखो टी, तो टी का क्या हो गया स्क्वायर, ऊपर चला गया तो एक्सेलरेशन की क्या बन गई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई lt माइनस 2, क्या हो गई, ये किसकी डायमेंशन आई, एक्सेलरेशन की। अभी डायमेंशन निकलना है, अरे आया कि नहीं मुझ में, तो अभी पीछे जो चारों बैठे हैं वो बताएंगे चलो। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट का समय पीछे जो बैठे हैं उनको बताना है। मास की यूनिट किलोग्राम, तो यहाँ रखोगे केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट तो अभी यहाँ बताएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने माइंड में ये रूल फॉलो कर लो, जब भी किसी यूनिट का, किसी फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला बनाने को बोला जाए तो सबसे पहले उसका क्या फाइंड करो, यूनिट। तो फोर्स की यूनिट निकालना पड़ेगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हुई मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। अब उस यूनिट में बस आपको पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह आता है l, सेकंड की जगह आ जाएगा t का स्क्वायर। तो यूनिट आ जाएगी mlt माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब ये सब इतना जो बता रहा हूं, देखो ये एक शॉर्ट रिवीजन हो गया है। अब इसके भी आपको डायमेंशन फार्मूलास बनाना आना चाहिए। गेटिंग पॉइंट? अगर आपको डायमेंशन फार्मूला नहीं आए तो दिक्कत होगी। क्लियर है? तो ये हमें आना चाहिए यहाँ। अब इसका आगे तो हमें निकालना किसका है, जी का डायमेंशन फार्मूला। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ आ रहा है जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय हमारा m1 m2। इधर देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन न्यूटन का मेन मीनिंग क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट, अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट फोर्स की जगह ये रख सकता हूं। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस 2, डायरेक्ट लिख दूं। तो फोर्स की जगह लिख दूंगा मैं m1 l1 t माइनस 2। बोलो r क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो L2 ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर मतलब M2। अब क्या होगा, एक m से एक m कैंसिल, ये 1 और 2 3 हो जाएगा। तो इसका भी एक रूल है, एक्सपोनेंट भूल तो नहीं गए, x टू द पावर m into x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। अगर 9th and 10th का साइंस बेस स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ 11th में दिक्कत आएगी। वो कवर तो करेंगे पर ये फॉर्मूले बताऊंगा। तो ये हो जाएगा, अरे तो फाइनल क्या है फॉर्मूला, m minus 1 l3 m minus 1, क्योंकि एक m कैंसिल करके ऊपर चला जाएगा, l3 t minus 2। इट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार नीट और जेई में दोनों में रिपीट हुआ है। और मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई स्टेट एग्जाम जो आज से 15 साल पहले हर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट इंजीनियरिंग और मेडिकल की अलग से एग्जाम लेती थी, जब नीट नहीं होती थी, तब हर स्टेट में ये क्वेश्चन आया है। MBPET, MBPMD, RPET, RPMD, KCET, MHCET। और ये आपको अगर प्रूफ चाहिए तो एररलेस खोल कर देखो, उसके अंदर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर इतने सारे ईयर लिखे हुए होंगे, वो डैश 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 करके रखते हैं। सवाल ये है कि उस समय इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। आज किसी का जो क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो हमें निकालना आना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लियर? सो अभी तो यहाँ से आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। और ये सब नहीं लिखना है, जिन स्टूडेंट्स ने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगी उनके लिए प्रैक्टिस करना। अब आप क्या कर सकते हो, जो भूल गए हैं
वो मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले का निकालना सिखाया है, आप 4-5 अलग अलग फॉर्मूले जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, वॉल्यूम ऐसे और भी ना बहुत सारे फॉर्मूलेस की डायमेंशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई गई है। कम से कम 10 से 15 अलग अलग फॉर्मूले की डायमेंशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो तो हमें बनाना आना चाहिए। क्लियर है? तो इसको पूरा नोट कर लो। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? Characteristics of capital G. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल जी। बहुत काम का है। कैपिटल जी के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? देखो फटाफट। The magnitude of capital G, the magnitude of capital G does not depends on mass, shape and size of the object. Magnitude of capital G does not depend on mass, shape and size of the object. Second point लिखो, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Third point लिखो, the magnitude of capital G is same at everywhere. Same at even in space or any other planet. Even in space or any other planet. That's why it is known as universal constant. That's why the word universal is used with this constant. ठीक है? तो मैं समझ में आया इसके आगे कैपिटल इसके आगे नाम के आगे यूनिवर्सल क्यों लगा? यूनिवर्सल का मतलब इसकी जो वैल्यू है सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर, स्पेस में या किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 into 10 to the power minus 11. नेक्स्ट क्वेश्चन। Which instrument was used to determine? तो ये एक एग्जाम में मेडिकल एग्जाम AFMC एक एग्जाम होती थी ना, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज इंडिया का वो एकमात्र कॉलेज है जहाँ पर आर्मी के डॉक्टर्स बनाए जाते हैं। जो आर्मी के लिए जो होते हैं AFMC की एग्जाम अलग से होती है। आप लोग कॉमनली नीड हो गई सभी के लिए, बट ये कहा जाए तो डॉक्टर की दुनिया में जनरल है कि आपको मतलब मिलिट्री जिसमें कई स्टूडेंट्स को होता है ना कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है पर डॉक्टर भी बनना है, दो काम एक साथ कैसे कर सकते हो? AFMC से कर सकते हो। आप आर्मी ज्वाइन करते हुए डॉक्टर भी बन सकते हो। AFMC में एक क्वेश्चन आया था, इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल डिजाइन हमें नहीं पढ़ना है लेकिन हमें नाम याद होना चाहिए, दैट इज बाइमोरल बैलेंस। देखो द इंस्ट्रूमेंट इज बाइमोरल बैलेंस। विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट the value of capital G is determined. कैसे निकालेंगे वो भी नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, Prove that small g is equal to capital G to m square. सो नाउ पुट अप अ हेडिंग। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए देखो क्वेश्चन क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि कैपिटल G इक्वल टू gm/r², ये प्रूफ करना है। तो इसे पढ़ने के लिए हमें पढ़ना चाहिए कि कैपिटल G क्या होता है। नाउ पुट अप अ हेडिंग acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. This is known as small g. लिखो, the acceleration of freely falling object, acceleration of freely falling object towards the earth, is known as
acceleration due to gravity, acceleration of freely falling object towards the earth is known as acceleration due to gravity. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मुझ में तो वो क्यों गिर रहा है, सवाल ये होता है कि उसमें अगर एनर्जी नहीं हो मुझ में, मतलब जैसे दौड़ने के लिए क्या लगती है एनर्जी, बोलने के लिए क्या लग रही है एनर्जी, खड़े रहने के लिए एनर्जी, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, उसमें एनर्जी होना चाहिए ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है और उसमें एनर्जी है ही नहीं तो अर्थ क्या करती है, उसे एक्सेलरेशन देती है, उसे गिरने के लिए क्या प्रोवाइड करती है, एक्सेलरेशन, मतलब उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वहां पे एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरते हैं, मतलब हर बार जो होती है वो अर्थ क्या करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई करती है। तो वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड व्हिच इज नोन एज कैपिटल जी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्यों इसकी यूनिट यही क्यों है, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन ही है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है 9। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम इससे 9.8 का क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। बट इसकी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में भी याद होनी चाहिए, है ना, तो आप वो कन्वर्ट करके रखोगे, ठीक है। एक चाहो तो अपने साइड में क्वेश्चन लिख लेना, आपको आना चाहिए कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आपको आना चाहिए। लिख लो जी की वैल्यू, लिखा। अब ये अगर एक्सेलरेशन है तो किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट F इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। अब a नहीं आएगा, क्या आएगा, जी आएगा। फोर्स ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, ऐसा भी कह सकते हैं, और फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ इक्वल टू m इंटू जी, बोलते हैं नहीं, यस सर, यस सर। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारा डेरिवेशन शुरू होता है, हमें क्या प्रूफ करना है, g इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। तो कैसे करते हैं ना, यहां से हम डालेंगे हेडिंग, है ना, हेडिंग क्या डालोगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, इन दोनों में रिलेशन बिटवीन। तो देखो जैसे मैंने ये पूछा है प्रूव दैट, अगर ऐसा ना पूछेंगे तो एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, डिड्यूस द या डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखो फटाफट, हेडिंग डालिए, यस सर, यस सर। लेट एन ऑब्जेक्ट, let any object is present on the surface of earth, is present on the surface of earth, then two type of force applied on that object। फिगर में देखो, ये अर्थ है भाई, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, अर्थ के अंदर की अर्थ के ऊपर, अंदर नहीं है, यहाँ है हम। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ए ऑब्जेक्ट, और उसका मास है m, तो इसको अर्थ तो खींच ही रही है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किससे, और न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पे, अब उसके अकॉर्डिंग अर्थ भी एक मास होगी ना, अर्थ भी क्या होगी, मास होगी। तो लिखो, ऐसा लिखो, हियर ऐसा लिखो, कैपिटल M इक्वल टू लिखो मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कैपिटल आर इक्वल टू लिखो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ लिखा, इसके नीचे लिखो अभी हमारा इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। न्यूटन अट्रैक्शन फोर्स F इक्वल टू किन दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है? देखो अब इन ये ऑब्जेक्ट जो मास अर्थ की सरफेस पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? वही है जो अर्थ की रेडियस है, आया नहीं? यस सर। ठीक है, हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, तो देखो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा उसमें कहा था दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास है m1 m2 और उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी? r। लेकिन अब ये दो ऑब्जेक्ट क्या आ गए, बिल्कुल पास में आ गए, मतलब ये ऐसा हो गया, एक बन गया अर्थ और एक बन गया दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अर्थ के सेंटर से इसके सेंटर, अब ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, उसका सेंटर क्या काउंट करें, क्योंकि अर्थ की रेडियस कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400 किलोमीटर। लगा लो कितनी होगी, ये तो सिर्फ रेडियस है, डायमीटर तो डबल। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप मुझे लाके बताओगे, पता चलेगा कि कैसे पढ़ते हो कि नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ के समझ रहे हो? तो अगर उसके सामने कोई छोटा सा भी कितना भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी साइज, उसकी लेंथ वो नहीं मिलती, समझ रहे हो? यस सर। मान लीजिए किसी के पास 6400 रुपीज है किसी की जेब में, और उसकी जेब में से 1 रुपया गायब हो गया, क्या होगा? नहीं पड़ेगा। तो 6400 में से अगर 1 रुपया गायब हो गया तो वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाने नहीं जाएगा, वो पूरे गायब हो जाए तो जाना पड़ेगा, समझ रहे भाई? तो 6400 में या किसी के पास 6400 है तो मैंने उसको 1 रुपया दे दिया, तो ऐसा नहीं कि वो बड़ी अमाउंट मिल गई, तो 6400 में 1 रुपया कम करना है, 1 रुपया ऐड करने का कोई फर्क, वैसे ही रेडियस में भी इसकी डिस्टेंस को ऐड भी करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ? तो अर्थ का मास m, ऑब्जेक्ट का मास m, तो m इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये है इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को इक्विवेलेंट कर सकते हैं ना, तो ऐसा लिख दूं मैं mg g m m अपॉन r स्क्वायर, बोलते ही नहीं? यस सर। ये स्मॉल m जी, ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया ना g इक्वल टू j अपॉन, बोलते ही? यस सर। आया? ये कैसे डिजाइन हुआ, डेरिवेशन आना चाहिए, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में लिखना है, देख लो इसको। Now the next question, next topic. अब इसको देखना नहीं, सिर्फ सुनना है, ये आपको घर से निकल जाना है, फटाफट क्योंकि डिफरेंस बता रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे भाई। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी स्मॉल जी, अभी तो कई सारे डिफरेंस आपको पता चल गए हैं। जैसे कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल, मतलब इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट्स वैल्यू इज constant, but the value of acceleration due to gravity is changes place to place. Even हमारी जो अर्थ है वो ऐसी नहीं है, एक्चुअल में अर्थ को देखोगे तो कैसा है, वो ऐसा है हमारा अर्थ, मतलब क्या है, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है और पोल की रेडियस कम है। ये सेंटर जो है ना,
सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है। अरे हमारी अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, पोल दोनों पोल थोड़े से अंदर धंसे हुए हैं। अरे जिस वजह से ये दोनों रेडियस छोटी है और ये रेडियस बड़ी है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस बदल जाती है। पोल पे इसकी वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ और है। आई क्या बात समझ में? दोनों वैल्यू तो अर्थ की सरफेस पे इसकी अलग अलग वैल्यू है। इवन अगर हम अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं तो जी की वैल्यू अलग है, अर्थ के अंदर ले जाते हैं तो जी की मतलब इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल G is fixed and same at any place in the universe, where its value changes from place to place. It is a scalar. It is a इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6.67 into -11। इसका कितना है? 9.8 मीटर पर आएगा समझ। So these are the three difference between capital G and small g। तो इसके लिए आप इसमें छोड़ देंगे और ये डिफरेंस कैसे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 1 kg of stone and 1 gram of paper, both the object allowed to freely। क्या कोई दे सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? वो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मैंने एक मार्कर और एक छोटा सा पेपर का पीस दोनों को इस सेम हाइट से छोड़ा, लेकिन उस समय ऐसा नहीं करना है कि बहुत तेज हवा चल रही है या इधर से आपने पंखा लगा दिया नीचे से आपने फेंक। अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर आइडियल मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि अगर ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट दिया गया था तो कई लोगों ने उसका अपोज किया था, बट उसे ये पता नहीं था कि एयर में रेजिस्टेंस होता है, एयर अपोज करती है। बट जब इस एक्सपेरिमेंट को लैब में वैक्यूम में किया गया तो ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ये 100% कहां वैलिड होता है? वैक्यूम। कहां वैलिड होता है? वैक्यूम में वैलिड होता है। अगर आप इसको हवा में नहीं, क्योंकि हवा में तो क्या होगा, हवा चलेगी तो पेपर का भी सुनने लगेगा। तो कहना ये चाहता है कि अगर आप 1 किलोग्राम 100 किलोग्राम 500 किलोग्राम या जितना भी वेट, हेवी वेट उसमें आपको लगता है ये पूरी बेंच, ठीक है, ये 10 किलो की 40-50 किलो की बेंच और एक छोटा सा पेपर का पीस, बिल्कुल पेपर छोटा, दोनों को सेम हाइट से फेंको, यहां से दोनों एक ही टाइम पे अर्थ पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे। तो ऐसा क्यों? जब दोनों फ्रीली फॉलिंग आ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि अर्थ दोनों को सेम फोर्स से खींच रही है, हेवी ऑब्जेक्ट को भी। अरे ये इस फॉर्मूले से ही पता चलता है ना, स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर बोलते हैं। यस सर। क्या यहाँ पर कहीं पर भी आपको दिखता है कि कैपिटल स्मॉल g की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है? फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा होता कि बड़े जितना ज्यादा वजन उसको ज्यादा खींचती है और जितना कम वजन उसको कम खींचती, तो क्या होता? जिसको ज्यादा खींच रही वो जल्दी नीचे आता और जिसको कम खींच रही वो लेट नीचे आता। बट दोनों को सेम फोर्स से खींच रहे हैं, दोनों को सेम फोर्स से अर्थ खींच रही है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सेम टाइम पे अर्थ की सरफेस पे आएंगे। ऐसा क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन रीजन आया यहाँ इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है? फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट्स क्लियर दैट acceleration due to gravity is independent from the mass of the object। आंसर समझ में आया कैसे चल रहा है? तो ये लिखकर लेकर आओगे और चेक कराओगे। इन दो क्वेश्चंस के लिए आप स्पेस छोड़ दें। स्पेस छोड़ दिया। नाउ पुट अप हेडिंग। Relation between, question is find out the relation between density of earth and
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कैपिटल जी, स्मॉल जी सॉरी, जी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो कोई सोच सकता है कैसे आ सकता है भाई? इस फॉर्मूला को थोड़ा इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा हमें, Yes, yes. हाँ या नहीं? इसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। तो देखो जी इक्वल टू होता है जे अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोल रहे भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और अगर अर्थ को स्फेरिकल मान रहे हैं तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और मान लीजिए डेंसिटी को हम डी से लिख देते हैं, कैपिटल डी से। किससे? इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल होते हैं, कुछ रो लिखते हैं, कुछ कैपिटल डी लिखते हैं, ठीक है? सो सिंबल चेंज हो जाते हैं ना, आपको समझ। अरे ऐसा नहीं सकते? Yes, sir. और किसका वॉल्यूम देख रहे हैं? अर्थ का वॉल्यूम, ठीक है? Yes. अर्थ तो अर्थ के वॉल्यूम के लिए अर्थ की रेडियस आएगी ना। सो मास ऑफ अर्थ हम ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डी, बोलते हैं। Yes, sir. ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं ना, अरे कर सकते हैं। Yes, yes. तो इसको पुट करके स्मॉल जी और डेंसिटी में रिलेशन निकालो। समझ में आया? Yes, sir. क्या करना है आप लोगों को? समझ में आया क्या करना है? बोलो एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में एज वी नो दैट, कहां से शुरू करेंगे? वी नो दैट g इक्वल टू j अपॉन r स्क्वायर, ऐसा लिखने के बाद एंड अर्थ इज स्फेरिकल दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा लिखकर पूरा डिराइव करके मुझे दिखाओ। 1 मिनट का टाइम है। क्या फॉर्म होपफुली सभी ने डिराइव कर लिया होगा, क्रॉस चेक करेंगे आप लोगों ने क्या किया है देखो। हमें चलो यहाँ m की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डी। मतलब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, इसलिए पूरा लिख रहा हूं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब इनटू डी बाय 3, g 4 पाई आर क्यूब डी बाय 3, ऐसा लिख लूं। ये किसकी जगह आ गया? m की जगह। और हमारा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, लिख लो भाई। Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। अब इस आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक आर बचेगा, बोलते ही नहीं। Yes, sir. तो आपके पास स्मॉल जी इक्वल टू क्या बचेगा? 4/3. 4 पाई इनटू 4/3 जी, ये हो गया जी पाई, इसको मैंने 4 पाई आगे लिख दूं, हाँ. 4 पाई बाय 3 जी वहाँ से आर डी डी 4 पाई बाय 3 जी आर डी हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल डी। Yes, sir. मतलब डेंसिटी के स्मॉल जी जो होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के डायरेक्टली। ये हमें बहुत काम आएगा रिलेशन। देखो ये क्या है? कांस्टेंट है 4/3 जी, ये सब कांस्टेंट है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी। Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ, इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा कि जब आपको मैं बोलूंगा कि ये अर्थ है, इसका रेडियस अभी हमको पता है कैपिटल आर है। अभी हमने क्या करा कि अर्थ में गड्ढा करा, लेकिन मान लीजिए कि 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के बाद, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 6400। कितना है बेटा? मैंने बोला कि बेटा जाओ 5400 किलोमीटर अर्थ के अंदर 5400 किलोमीटर पे स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करके आओ। कितने में? 5400 किलोमीटर में। जब आप अंदर करेंगे ना तो अब इतने से टुकड़े की डेंसिटी अलग होगी, अब रेडियस भी कम होगी, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? 5400 होगी। तो जी की वैल्यू इसके प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाएगी। पहले आर ज्यादा था तो डी भी ज्यादा था, अब आर कम है डी भी कम है प्रोपोर्शनलिटी से। सो
आज सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना था, हमने फॉर्मूले डिराइव किए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, है ना, सवाल सारे, लेकिन एक बार सारे फॉर्मूले डिराइव करने के बाद। लेकिन इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू रीड द एनसीईआरटी फ्रॉम द फर्स्ट 9 months, because the very interesting story and history regarding the gravitation is given in them। और उस हिस्ट्री को पढ़कर आपको मुझे ये फाइंड करके बताना है कि उसमें किन किन फिलोसोफर्स की बात हुई है, जिनमें से मैंने एक गैलीलियो के बारे में आपको बताया, ठीक है, गैलीलियो फिलोसोफर के, और गैलीलियो के अलावा और कौन कौन से फिलोसोफर्स का ग्रेविटेशन चैप्टर से रोल रहा है, ये आप एनसीईआरटी की रीडिंग करके मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आगे हम देखेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे कि find out the value of capital G in south, find out the capital G in north, बोले in Chennai or in कोलकाता बोले और in Britain, किसी भी अगर पर्टिकुलर प्लेस पे दी जाए तो कैसे निकालते हैं? Find out the value of capital small g at 10 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की सरफेस से इतनी ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है 10 किलोमीटर ऊपर, तो उसको अर्थ कितनी वैल्यू एक्सेलरेशन से खींचती है? क्या वही सेम 9.8 लगता है या उसमें कोई चेंज आ जाता है? ठीक है, दिस इज क्लियर अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डिस्टेंस एंड ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ।